Hello friends, today myself Subra before you to discuss 2019 Biochemistry DMLT examination questions. So first question here आप लोगों को यहाँ पे ये पूछा गया है What is mucopolysaccharides? तो आप लोगों को क्या आंसर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख के बताऊँगी. So mucopolysaccharides is a type of heteropolysaccharide or you can say it as a polysaccharide. इसका क्या मतलब होता है आप लोगों को पता होगा. कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू मोनोसैकेराइड्स जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंड अदर इज द पॉलीसैकेराइड. मोनोसैकेराइड का क्या मतलब होता है. इट कंसिस्ट ऑफ वन शुगर यूनिट्स whereas पॉलीसैकेराइड्स आर कंसिस्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ शुगर यूनिट्स आर देयर. सो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है ये एक टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड है विच इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान्स. इसको भी आप लोगों को लिखना है. तो आप लोगों को क्या लिखना होगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर अदरवाइज कॉल्ड एज ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान्स. तो इसका एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिखोगे. एग्जाम्पल में आप लोग ये लिख सकते हो जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाइलोरोनिक एसिड. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको यहाँ पे HA लिखी हूँ. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में विच इज़ प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज एज वेल एज इन टेंडन्स, साइनोवियल फ्लूइड, विट्रियस ह्यूमर. ठीक है, तो ये जो हाइलोरोनिक एसिड है ये हमारे ये सब बॉडी के जो ऑर्गन्स है यहाँ पे प्रेजेंट होता है. सो दीज आर द म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इट सर्व्स एज ए लुब्रिकेंट इन जॉइंट कैविटीज़. क्या मतलब होता है लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है इसका. जॉइंट कैविटीज़ आप लोगों को पता होगा. आप लोगों के जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट हो, बोन्स के जॉइंट हो, ठीक है, तो ये सब इतने अच्छे से क्यों मूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लुब्रिकेंट. ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज़ द हेपरिन. हेपरिन तो आप लोग बहुत ही कॉमनली सुने होंगे. दैट इज़ एन एंटीकोएगुलेंट. एंटीकोएगुलेंट का क्या मतलब होता है. एंटीकोएगुलेंट्स आर सब्सटेंसेस व्हिच इनहिबिट्स द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर्स. ठीक है, ये स्टॉप कर देते हैं क्लॉटिंग. ठीक है, इसीलिए अगर हम लोग जो सैम्पल्स ब्लड सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं उसको ये एंटीकोएगुलेंट वाइल जो होता है हेपरिन वाइल में भी कभी कभार कलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है जैसे कि मैं यहाँ पे लिखी हूँ लीवर, लंग्स, स्प्लीन एंड मोनोसाइट्स. ठीक है, इसके अंदर में ये जो हेपरिन एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है. तो चलिए चलते हैं थर्ड दैट इज़ जहाँ पे लिखा है आप लोगों को दिख रहा होगा कॉन्ड्रोइटिक सल्फेट. SO4 मैं यहाँ पे सल्फेट के लिए ही लिखी हूँ. ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है जैसे कि आप लोगों का ये प्रेजेंट इन ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कार्टिलेज, बोन, टेंडन्स, कॉर्निया एंड स्किन. तो इतने सारे जगह पे हमारे ये जो कॉन्ड्रोइटिक सल्फेट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड ये प्रेजेंट है. ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं लिख रही हूँ केराटिन सल्फेट. सो SO4 को बार बार मैं बता रही हूँ. SO4 का मतलब होता है सल्फेट. तो केराटिन सल्फेट क्या होता है. सो इट इज़ फाउंड इन कर्निया एज वेल एज इन टेंडन्स. हमारे आँख में जो कर्निया प्रेजेंट है एंड जो टेंडन है वहाँ पे आप लोगों को केराटिन सल्फेट जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वहाँ पे मिलेगा. एंड इट इज़ द ओनली ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान या फिर इट इज़ द ओनली गैग व्हिच डजंट कंटेन एनी यूरोनिक एसिड. तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बात आप लोगों को. ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान्स दे आर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कंटेनिंग यूरोनिक एसिड एंड अमीनो शुगर्स. वेयर ये जो केराटिन सल्फेट है ये एक ही गैग है या फिर एक ही ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन है विच डजंट कंटेन यूरोनिक एसिड. ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो फिफ्थ पॉइंट में मैं लिख रही हूँ डर्माटन सल्फेट. ये भी एक टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है विच इज़ फाउंड इन स्किन, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट वाल्व्स. ठीक है, हमारे हार्ट में जो वाल्व है या फिर हमारे जो स्किन है, ब्लड वेसल्स है, ये जो पॉलीसैकेराइड डर्माटन सल्फेट ये यहाँ पे मिलता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स. सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को ये पूछा गया है एसेंशियल फैटी एसिड्स. एसेंशियल फैटी एसिड्स इसके नाम को अगर आप लोग डिफाइन करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, सो दीज आर द फैटी एसिड्स दैट द बॉडी कैन सिंथेसाइज बट रिक्वायर दिस फैटी एसिड्स. सो वी हैव टू टेक फ्रॉम दिस आउटसाइड सोर्स. ऐसे भी फैटी एसिड्स हैं जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं एंड वी हैव टू टेक इट फ्रॉम आउट सोर्स. दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स. और एक बात एक्स्ट्रा मैं बता दूं यहाँ पे देर आर ऑल्सो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स जो कि हमारे बॉडी कैपेबल है उसको सिंथेसाइज. दीज आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स. ठीक है,
तो एसेंशियल फैटी एसिड का मतलब होता है, आप लोगों को ये लिखना है कि द बॉडी कैन सिंथेसाइज बट दे आर रिक्वायर्ड, ठीक है। देयर आर ओनली 2 फैटी एसिड्स विच आर नोन टू बी एसेंशियल फॉर ह्यूमंस। इसको नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, एज वेल एज वाइवा के लिए भी, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ द अल्फा लिनोलेनिक एसिड, दैट इज़ एन ओमेगा 3 फैटी एसिड, and the second one is the linoleic acid which is an omega 6 fatty acid। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ऐसे भी आप लोगों को पता करना है कि ऐसे भी फूड मटेरियल्स हैं which contain this omega 3 fatty acid and omega 6 fatty acids because these are essential fatty acids, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं उसके फंक्शन के ऊपर। फर्स्ट फंक्शन, इट सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे भी हमारे बॉडी में जो भी सिक्रेशन, जो भी प्रोडक्शन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, फॉर एग्जांपल टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज, एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो इसको प्रोडक्शन होने में सपोर्ट करता है फर्स्ट दिस एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड्स आर सो मच इम्पोर्टेंट कि हमारे जो डाइजेशन में है, डाइजेशन के एंजाइम्स को प्रोडक्शन करने में भी वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सेकंड अगर हम देखेंगे, उसके और भी बहुत काम है, जैसे कि इट हेल्प्स टू फॉर्म रेड ब्लड पिगमेंट। हमारा जो रेड ब्लड है दैट इज़ रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट देयर, तो इसको भी फॉर्म होने में हेल्प करता है हमारा एसेंशियल फैटी एसिड। थर्ड, इट रेगुलेट ऑक्सीजन यूज़। ये जो हमारा जो ऑक्सीजन यूज़ होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, उसको भी रेगुलेशन करता है ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो हम लोग पहुंच गए हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयरन अब्जॉर्प्शन। आप लोगों को पता होगा आयरन इज़ सो मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, एसेंशियल फॉर आवर बॉडी इन द टाइम ऑफ टीनेज, इन द टाइम ऑफ एडोलेसेंस और इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एनहांसर्स विच इंक्रीजेस द आयरन अब्जॉर्प्शन एंड इनहिबिटर्स विच डिक्रीजेस द आयरन अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एनहांसर में अगर आप लोग देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन सी। Vitamin C is a type of vitamin which increases iron absorption in our body. Second is cooking in iron vessels. Obviously आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अगर आप लोग आयरन वेसल में कुक करोगे so it will provide you the iron, ठीक है। सो थर्ड यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है गैस्ट्रिक एसिड। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गैस्ट्रिक एसिड कैसे आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, इट हेल्प्स इन द लिबरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द डाइट। इसका मतलब ये कि हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे खाने में, हमारे डाइट पे लेते हैं, वहाँ से आयरन को लिबरेट करने का काम जो करता है वो गैस्ट्रिक जूस ही करता है। सो ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन द लिबरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द डाइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा शुगर भी हम लोगों का आयरन अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे एमिनो एसिड्स which constitutes to form proteins. Amino acids also helps to increase iron absorption. And finally अगर आप लोग देखोगे lactate, it also helps in the increasing absorption of iron. Next हम लोग देखेंगे inhibitors यानी कि which stops iron absorption. First one is the antacids. They are the inhibitors of iron absorption. नेक्स्ट आप लोग अगर देखोगे, नेक्स्ट इज़ द पैनक्रेटिक सिक्रेशंस। हमारे पैनक्रेस से जो सिक्रेशंस निकलते हैं ये भी आप लोगों का आयरन अब्जॉर्प्शन को स्टॉप करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ द कैल्शियम भी एक इनहिबिटर है। एंड फाइनली अगर आप लोग देखोगे तो फाइनली फॉस्फेट्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स, दे आर ऑल्सो इनहिबिटर्स विच स्टॉप्स आयरन अब्जॉर्प्शन। तो आप लोगों को पूरा ऐसे चार्ट बनाना है एग्जाम पे और लिखना है कि विच हेल्प्स इंक्रीज आयरन अब्जॉर्प्शन एंड विच हेल्प्स टू डिक्रीज आयरन अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया फैक्टर्स। बट आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इट इज़ सेड दैट आयरन इज़ बेस्ट अब्जॉर्ब्ड इन फेरस फॉर्म। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आयरन कौन से फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है। सो इट इज़ बेस्ट अब्जॉर्ब्ड इन फेरस फॉर्म्स। ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो tRNA। RNA का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। tRNA यहाँ पे पूछा गया है। RNA हम लोगों का है mRNA विच इज़ मैसेंजर RNA, tRNA ट्रांसफर RNA, rRNA राइबोसोमल RNA, ठीक है। तो अगर आप लोग tRNA का स्ट्रक्चर देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को स्ट्रक्चर करके बताना है, ठीक है। सो इट हैज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोवर लीफ। सो दे आर रिप्रेजेंटेड आज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर्स। इसके 3 लूप्स होते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आप लोगों को बना देना है। फर्स्ट वन इज़ द 5' एंड सेकेंड वन इज़ द 3' एंड।
ये आप लोगों को लिखना है। तो फर्स्ट लूप जो देख रहे हो दैट इज़ कॉल्ड एज डी लूप, एंड जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लूप देख रहे हो दैट इज़ द टी लूप, एंड फाइनली नीचे जो लूप देख रहे हो दिस इज़ द एंटीकोडन लूप। एंटीकोडन लूप क्यों है? क्योंकि इट इज़ ऑपोजिट ऑफ कोडोन, और वहाँ पे आप लोगों का mRNA कनेक्ट हो गए वहाँ पे और उसको कोड करेगा 3 कोडोन्स, ठीक है, वहाँ पे एंटीकोडन लूप में जॉइंट हो गए, ठीक है। तो और एक छोटा सा जो साइड में दिखाई दे रहा है दैट इज़ अ वेरिएबल लूप। आप लोग देख रहे हो पिक्चर में, जैसे कि mRNA में बना रही हूँ, और mRNA मैसेंजर RNA का जो स्ट्रैंड होगा, ठीक है, ऑपोजिट एंटीकोडन लूप में वहाँ पे tRNA क्या करेगा ना, उसको ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द क्लोवरलिक स्ट्रक्चर ऑफ RNA। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि tRNA क्या करता है, उसका काम क्या होता है। सो इट इज़ यूज टू ट्रांसफर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स टू ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स एट द राइबोसोमल साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। आप लोग तो ट्रांसलेशन के बारे में सुने ही होंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि DNA टू फॉर्मेशन ऑफ RNA, वरस ट्रांसलेशन होता है आप लोगों का RNA टू प्रोटीन्स। तो RNA से प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों का tRNA प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द ट्रांसफर RNA विच हेल्प्स, क्या करता है वो, इट हेल्प्स टू ट्रांसफर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। और यहाँ पे आप लोग देखोगे जो ग्रोइंग पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड चेन जो आप लोगों का ग्रो करेगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस tRNA. tRNA matches up via the anticodon to the specific codons in messenger RNA. मैसेंजर RNA पे जो हमारा कोडोन होगा, स्पेसिफिक कोडोन, उसका जो एंटीकोडन लूप होगा यहाँ पे मैच करेगा, एंड इट विल फॉर्म और इट विल एनकोड फॉर द स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सो इट्स द की लिंक बिटवीन अमीनो एसिड एंड कोडोन इन RNA. तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कॉजेस ऑफ गाउट, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गाउट, एक गाउट क्या होता है, और फिर उसका देखेंगे उसका कॉज क्या होता है। यहाँ पे मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम करके आप लोगों को बताऊंगी कि कॉजेस ऑफ गाउट क्या होता है। अगर आप लोग देखोगे आप लोगों के बॉडी में जो आप लोगों के ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स, आप लोग तो सुने ही होंगे प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो प्यूरिन्स जब ब्रेकडाउन होते हैं तो क्या होता है, आप लोगों का यूरिक एसिड रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? यूरिक एसिड रिलीज होता है। और यूरिक एसिड क्या होता है ना, व्हेन यू हैव ए हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन योर ब्लड, तो आप लोगों का क्या होगा ना, इट विल एक्यूमुलेट टू फॉर्म यूरेट क्रिस्टल्स, ठीक है। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन योर ब्लड विल फॉर्म यूरेट क्रिस्टल्स, एंड दिस यूरेट क्रिस्टल्स विल एक्यूमुलेट इन योर जॉइंट। कहाँ पे वो एक्यूमुलेट करेंगे? आप लोगों के जॉइंट पे। तो अगर वो जॉइंट पे एक्यूमुलेट करेंगे, इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन एंड इंटेंस पेन विच इज़ कॉल्ड एज गाउट। तो यहाँ पे आप लोगों का यूरेट क्रिस्टल्स जो आप लोगों के जॉइंट में जो एक्यूमुलेशंस होते हैं, तो इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन, और भी आप लोगों का बहुत ही पेन, बहुत ही दर्द होता है। कहाँ पे? आप लोग के बॉडी पे, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज गाउट। तो आप लोगों को इसका डेफिनेशन पहले तो ये लिखना है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स इन योर जॉइंट कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इंटेंस पेन, दैट इज़ कॉल्ड एज गाउट, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हो स्कीमेटिक डायग्राम, जिसको आप लोगों को अगर आप लोग चाहो तो बना सकते हो एग्जाम के कॉपी में, और फाइनली उसका एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिखना है, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली भी एक्सप्लेनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन उसका कर सकते हो, ठीक है। सो हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड कॉजेस दिस गाउट, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का ये जो 5th क्वेश्चन। तो आप लोगों को यही लिखना है, एटलीस्ट इतना लिखने से आप लोगों को एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दैट इज़ व्हाट इज़ रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? ये आप लोग स्कूल डेज से पढ़ के आ रहे हो। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमाइलिसिया कौन सा विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है, तो आप लोगों को क्या लिखना है, तो सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इज कॉल्ड एज रिकेट्स। रिकेट्स का डेफिनेशन ये होता है कि आप लोगों का बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा एज वेल एज वीक हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू और इट इज़ बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट विटामिन डी। ऑब्वियसली विटामिन डी के ऑफिस डेफिशिएंसी में चिल्ड्रन को क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को डेफिनेशन पहले लिख देना है, उसके बाद आप लोगों को कॉज लिखना है कि आप लोगों का कॉज क्या है। तो कॉज में आप लोग क्या लिखोगे, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकेट्स इज़ ए लैक ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम इन ए चाइल्ड्स डाइट। तो अगर आप लोगों के चिल्ड्रन के डाइट में आप लोगों का अगर विटामिन डी और कैल्शियम के डेफिशिएंसी रहता है, देन इट विल कॉज रिकेट्स। आप लोगों के चिल्ड्रन में, आप लोगों के चाइल्ड पे रिकेट्स हो सकता है, ठीक है।
ये इसका कॉज है, आप लोगों को ये लिखना है सेकंड पॉइंट पे, इसका कॉज क्या है। एक्चुअली जो विटामिन डी है हमारे बॉडी में बहुत कुछ काम करता है, बहुत कुछ काम के लिए हेल्प भी करता है। अगर आप लोग देखोगे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन विदाउट विटामिन डी नहीं हो पाएगा। हमारे बॉडी में जो कैल्शियम इज़ नेसेसरी फॉर आवर बोन्स, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है वो अब्जॉर्ब हमारे बॉडी में नॉर्मली नहीं होते हैं, ठीक है। अगर विटामिन डी साथ में हो तो ये अब्जॉर्ब इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम अगर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बोन्स वीक हो जाएंगे, तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए आप लोगों को विटामिन डी चाहिए। तो टू मेंटेन प्रॉपर कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल्स इन बोन्स विच कैन कॉज रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी स्ट्रेंथेन्स आवर बोन्स। सो ये हो गया आप लोगों का विटामिन डी का कॉज क्या है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके सिम्टम्स। अगर आप लोगों को रिकेट्स हो रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। फर्स्ट वन, डिलेड ग्रोथ। आप लोगों के जो एडोलेसेंस एज में या फिर टीन एज में आप लोगों का ग्रोथ होता है, अगर ये डिले हो रहा है, राइट टाइम पे राइट ग्रोथ नहीं हो रहा है, देन इट इज मे बी बिकॉज ऑफ रिकेट्स। और उसके बाद सेकेंड में पेन इन स्पाइन ऑफ पेल्विस एंड लेग्स। अगर आप लोगों के पेल्विस एरिया में या फिर लेग में पेन हो रहा है चिल्ड्रन का, तो ये भी एक सिम्टम होता है रिकेट्स का, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को चेक करना है। और नेक्स्ट, अगर आप लोगों का मसल वीकनेस हो रहा है, मेनली इट इज़ सीन इन चिल्ड्रन, तो अगर चिल्ड्रन में वीकनेस दिखाई दे रहा है इन द मसल्स, तो ये भी एक सिम्टम्स है रिकेट्स का। और फाइनली डिलेड मोटर स्किल्स। मोटर स्किल अगर आप लोगों के बॉडी में भी डिले हो रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है आप लोगों का रिकेट्स का। तो ये सब कुछ आप लोगों को एग्ज़ाम के कॉपी में लिख देना है ताकि आप लोगों को अच्छे से मार्क मिल जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आइसोएंजाइम्स। पहले मैं जैसे बोली थी कि वर्ड को डिफाइन करना है, आइसो मतलब सेम, एंजाइम्स तो यहाँ पे क्या क्या सेम चीज़ें हैं हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइजेस सेम रिएक्शन। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एंजाइम, इसका मतलब होता है अमीनो एसिड सीक्वेंस आप लोगों का डिफरेंट वेराइटी का अगर होगा, बट वो सेम रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, दैट कैटलाइजेस सेम रिएक्शन, इसको हम लोग आइसोएंजाइम्स बोलते हैं। आइसोएंजाइम्स आर एंजाइम्स विच हैव टू और मोर एंजाइम्स विथ आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है। फंक्शन आप लोगों का सेम होगा, बाकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। तो ये होता है आप लोगों का आइसोएंजाइम्स। तो आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखना है, तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो LDH। LDH का मतलब क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेज। ये एक अमीनो एसिड सीक्वेंस है, ये एक आइसोएंजाइम है। इसका जो है बहुत वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर है, बट इट फंक्शन इसका जो है वो सेम है, इट कैटलाइजेस सेम रिएक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइसोएंजाइम्स। आप लोगों को ये एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये फाइनल लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में प्रोटीन का क्या काम होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये लिखना है फंक्शंस। तो फंक्शन आप लोग अगर देखोगे, प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड सीक्वेंस मिलके ही हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या क्या है, कैसा है। प्रोटीन इज़ एसेंशियल फॉर सेल्स एंड टिश्यू ग्रोथ। अगर आप लोग देखोगे हमारे ग्रोथ के लिए, सेल्स का हो या फिर टिश्यू का हो, प्रोटीन इज़ नेसेसरी। तो फर्स्ट फंक्शन आप लोगों को लिखना है क्या, कि इट इज़ एसेंशियल फॉर सेल एंड टिश्यू ग्रोथ, एंड इट इज़ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड प्रेगनेंसी टाइम। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हर एज के लिए, बट पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट वो चाइल्डहुड टाइम पे होते हैं, क्योंकि इट बिल्ड्स आवर बोन्स, इट स्ट्रेंथन्स आवर बोन्स, ठीक है। और उसके बाद एडोलेसेंस जो कि ग्रोथ पीरियड है, वहाँ पे भी वो पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन द बॉडी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे, उसके छोड़ के भी बहुत सारे फंक्शंस इसके, जैसे कि आप लोग जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हम जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, हम इनहेल करते हैं, हमारे जो ऑक्सीजन जो हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ के तरफ अच्छे से वो पहुंच जाता है, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और उसके बाद सेकंड अगर आप लोग देखोगे, प्रोटीन्स एक्ट्स एज एंजाइम्स। हमारे जो कैटालिटिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, सबको
प्रोटीन्स ही काम करते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन एक्ट्स एज एंजाइम्स। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे एंटीबॉडी आर प्रोटीन्स, हमारे जो एंटीजन अगेंस्ट में हमारे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस, सो दे आर ऑल्सो प्रोटीन्स। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे फोर्थ पॉइंट, दे आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर देयर। और उसके बाद आप लोगों को देखना है कि आप लोगों के बॉडी में कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर देयर, कंट्रैक्टाइल विच हेल्प्स टू कंट्रैक्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे देयर आर ऑल्सो सिग्नल प्रोटीन्स आर देयर। तो ये सब कुछ आप लोगों के फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी, ठीक है। तो प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं, बट इट इज़ आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि प्रोटीन इज़ एसेंशियल फॉर सेल एंड टिश्यू ग्रोथ। तो ये था आप लोगों का 2019 बायोकेमिस्ट्री सेकंड DMLT एग्जामिनेशन के 60 क्वेश्चंस। कल हम उसके बारे में बात करेंगे, उस फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं एक नया सा अपडेट दूँ आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुँच जाइए। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर्स है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करके वहाँ पे मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम ID इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और अगर आप लोगों को पूरा 2020 के प्लेलिस्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के हर ईयर के आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स के चाहिए, ठीक है, तो आप लोग मेरा अपने प्लेलिस्ट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, वहाँ से जाके चेक कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।